नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शिवहरे और स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा जो आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और टॉपिक ये है, आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए। आंसर राइटिंग के दौरान जब क्वेश्चन आपके सामने जब लिखा होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के समक्ष समस्या रहती है कि सर कई बार 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस लिखे होते हैं, हम क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आप आंसर की फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को ठीक से समझें और समझकर फिर उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। जैसे मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में रखे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे इधर, तो इधर आप देखोगे तो जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है ज्योग्राफी, चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दूसरा विषय मेरा सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है। तो ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के दो क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, एक क्वेश्चन सोशियोलॉजी का है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी का एक क्वेश्चन है। पहले ज्योग्राफी का, भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार एवं कारण क्या है, इसका भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार कारण। देखिए कैसे इसको हम क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करेंगे। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन। ठीक, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, भारत में मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन में भी आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और कारण। ठीक, तो मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और कारण, राइट। इसके बाद उसने पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और कारण के अलावा दूसरा आपने इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जो मृदा अपरदन है, इस मृदा अपरदन का भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेसिकली आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर करना है, 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। यदि मैं इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से देखें, हम यूपीपीसीएस के पैटर्न पर देखें, तो ये क्वेश्चन 12 नंबर में यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। और 12 नंबर का मतलब हुआ कि 200 वर्ड्स, 12 नंबर का हुआ 200 शब्द। तो जरा देखें, पहले हमने देखा कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और कारण, और लिखा हुआ है पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक, निश्चित रूप से आप एक बात जानते हैं कि जो अपरदन की जो घटना है वो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर तो नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से मृदा का अपरदन होना मृदा की जो गुणवत्ता है, मृदा की जो क्वालिटी है, उसको डिग्रेड करता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर कैसे करोगे, आंसर में क्या करोगे इसके, आप सबसे पहले समझो जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर आप इसको आंसर को क्वेश्चन को ब्रेक करोगे तो इसका पार्ट ए समझो क्या है। पार्ट ए में किन किन बातों को लिखोगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में बताओगे, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन। ठीक, 2 से 3 लाइन के इंट्रो में आप बताओगे व्हाट इज सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन होता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है मृदा अपरदन क्या है, आपको यह बताना है। ठीक, इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। दूसरा पूछा है पार्ट ए में ही मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और उसके कारण। फिर आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, फिर आप यहां से आप पैरा चेंज करेंगे। आप कई बच्चे यही समस्या उनके सामने रहती है, पैराग्राफ ही चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, तो जब तक आप पैराग्राफ नहीं चेंज करोगे तो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। फिर तो मेन बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी शुरू होगी, पैराग्राफ चेंज करोगे आप, और पैराग्राफ चेंज करके आप बताओगे मृदा अपरदन के प्रकार। ठीक, मृदा अपरदन के प्रकार यानी किस किस वजह से सॉइल में इरोजन होता है, कौन कौन से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेस कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसके लिए आप यहां पर एक छोटा सा डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, ऐसे डायग्राम बना सकते हो ऐसे, और उसमें जो भी मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं आप मृदा अपरदन के प्रकार बता दीजिए। यस और नो। आप मृदा अपरदन के प्रकार में एक तो जलीय अपरदन होता है, दूसरा वायवीय अपरदन होता है।
तो जलीय अपर्दन और वायवीय अपर्दन में मृदा अपर्दन, फिर आप बता दो कि सर यहां पर एक और समस्या है, वो है गली इरोजन की। गली अपर्दन जिसको हम अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जानते हैं। फिर एक होता है क्षरण अपर्दन, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शीट इरोजन, क्षरण अपर्दन, है ना। तो ऐसे करके आप 3-4 प्रकार बता दीजिए मृदा अपर्दन के जो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक, प्रकार बताने के बाद, प्रकार बता दिया, उसको 2-2, 3-3 लाइन में आप एक्सप्लेन भी करना है। यहां पर 2-3 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, प्रकार बताने के बाद आपसे पूछ रहा है, पहले आपने बता दिया प्रकार, टाइप्स क्या क्या है इसके, है ना, टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। इसके बाद आप आओगे किस पे, कारण पे। ठीक है, कि मृदा अपरदन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज क्या है। तो आप ऐसे करके बनाइए और उसमें कारण में आप 5-6 पॉइंट्स को, ज्यादा नहीं 6 पॉइंट्स को आप कारण में बता दीजिए। समझ में आ रही बात क्या? ये हो गया आपके क्वेश्चन का पार्ट ए, राइट। अब पार्ट बी में आपसे क्या पूछ रहा है, पार्ट बी में पूछ रहा है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव, इसका पर्यावरणीय प्रभाव बताइएगा। ठीक, एक तरफ पर्यावरणीय प्रभाव में 3-4 पॉइंट, 1, 2, 3, 4 पॉइंट बता दिया आपने। ठीक, और उसके बाद आप क्या बताओगे, अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप 2, 3, 4 पॉइंट्स इधर बता दीजिए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का पार्ट बी। तो दिस इज पार्ट बी, ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का पार्ट बी। ठीक है, प्रमुख प्रकार, कारण बता दिया आपने, और कारण के बाद उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कारण, और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे प्रभाव। यस और नो। तो किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए, जैसे मान लो यूपीपीसीएस में 200 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, तो उस 200 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, आपके पास क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट। सबसे पहला काम ही यही होता है कि आप प्रश्न की भाषा को समझें, और प्रश्न की भाषा को समझने के बाद उस प्रश्न के कितने डायमेंशंस बन रहे हैं। अब जैसे मान लो आप इस क्वेश्चन में आप देखोगे, तो इस क्वेश्चन में पहला डायमेंशन तो ये बन रहा है कि इसके आपने प्रकार बता दिए, दूसरा आपने बता दिया कारण इसका दूसरा डायमेंशन है, फिर प्रभाव इसका तीसरा डायमेंशन है। लेकिन तीसरे डायमेंशन में जो प्रभाव वाला जो डायमेंशन है, जो तीसरा डायमेंशन प्रभाव वाला है, उसके 2 फर्दर पार्ट्स हैं। कौन कौन से 2 फर्दर पार्ट्स हैं, कि एक तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक पर्यावरण पर और दूसरा अर्थव्यवस्था पर, और लास्ट में आपको क्या बताना होगा, निष्कर्ष भी बताना होगा। ठीक, और निष्कर्ष कम से कम कितना, 2 से 3 लाइन का आप निष्कर्ष बता सकते हो कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम मृदा अपरदन को रोक सके। क्लियर। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको यह भी चीज समझो कि 200 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास केवल और केवल 3 पेजेस हैं। आयोग आपको कितने पेज देता है, 3 पेज देता है। ठीक, और आपको कोशिश ये करनी है कि इन तीनों पेजेस में आप अपनी बात पूरी को खत्म करें। मैंने देखा है कई बच्चे क्या करते हैं कि जिनकी पैराग्राफ में बहुत ज्यादा लिखने की आदत होती है, जो यूजुअली पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, पॉइंट्स और फ्लो डायग्राम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनके फिर वो 2 या 2.25 पेजेस ही भर पाते हैं। ये नेगेटिव इंपैक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं मेंस में, तो जो आपको 3 पेजेस का जो स्पेस दिया है आयोग की कॉपी में, उसमें से 3 पेजेस लगभग पूरे भरने चाहिए। हाँ, तीसरे पेज में आपकी लास्ट की 2-3 लाइंस का अगर स्पेस बच जाता है, यानी तीसरे पेज का अगर 3/4 स्पेस आप फुल कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है तो चलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि 3 पेज का क्वेश्चन है, 3 पेज का क्वेश्चन और आप लिख रहे हो उसको 2 पेज में ही खत्म कर रहे हो, ये गलत है। तो 3 पेज का अगर आपके पास स्पेस है, 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो आप उसको एटलीस्ट 2.5, और तीसरे पेज का एटलीस्ट आप कम से कम 3/4 पेज तो फिल करो ही करो। समझ में आई बात क्या? तो बेसिकली जो क्वेश्चन की जो बॉडी होती है उसमें यही 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसका मेन बॉडी। मेन बॉडी के फर्दर सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, कारण पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है ना, कारण पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है, या परिणाम पूछ रहा है ना। ठीक, और यहां पर लास्ट में आपको क्या लिखना है, उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समझना ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जैसे इंटरप्रेट करना है हमें, तो कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज में लास्ट में लिखा होता है आलोचनात्मक वर्णन करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ऐसा भी लिखा होता है ना, क्रिटिकली इवैल्यूएट, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, राइट, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो अब आप समझो आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है। आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखा हुआ है, इसका सीधा सीधा एक मतलब है क्या, कि आपको उस क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशंस को कवर करना है। पॉजिटिव, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लीजिए कि लिया भारत में वैश्वीकरण पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारतीय समाज पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक वर्णन करें। ठीक है, यह समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, वर्णन की जगह मूल्यांकन करें। समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब समालोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, लिखा हुआ है भारत में वैश्वीकरण पर संक्षिप्त चर्चा करें। तो अब इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हुए बताइए, समझिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का पार्ट ए क्या होगा, पार्ट ए में इंट्रोडक्शन में आप पहले तो ग्लोबलाइजेशन की क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा। अब यह परिभाषा किसी थिंकर के मुताबिक भी हो सकती है, यह परिभाषा किसी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भी हो सकती है, यह परिभाषा किसी सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक भी हो सकती है। यह डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। अगर तो आपको एग्जाम के टाइम पर किसी सोशियोलॉजिस्ट या किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई परिभाषा याद है तब तो आप मेंशन कर दीजिए, राइट, या किसी भी एमिनेंट पर्सनालिटी की ने कोई डेफिनेशन दिया अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, उसको मेंशन कर दी। इफ इन केस अगर नहीं याद है, इफ इन केस नहीं याद है, तो जो भी आपकी ग्लोबलाइजेशन पर जो आपकी जनरल समझ है, एक सामान्य समझ है, उस समझ के आधार पर आप ग्लोबलाइजेशन को 2 से 3 लाइन में उसकी आप डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले भूमिका का मतलब यही होता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है, ये हो गया पार्ट ए, है ना, पार्ट ए यानी इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी में आते हैं, मेन बॉडी, ठीक, ये हो गया आपका इंट्रो, जिसको हम पार्ट ए कह रहे हैं। दूसरा है पार्ट बी है आपकी मेन बॉडी। अब पार्ट बी मेन बॉडी है, पार्ट बी मेन बॉडी का मतलब क्या है बताइए, पार्ट बी मेन बॉडी का क्या मतलब है, इसमें मतलब पार्ट बी मेन बॉडी में हम क्या किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे बताइए, पार्ट बी मेन बॉडी में हम किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण पर संक्षिप्त चर्चा करना है आपको, है ना, भारत में वैश्वीकरण पर संक्षिप्त चर्चा करना है। तो जब चर्चा करने की बात आती है ना कि वैश्वीकरण पर आपको संक्षिप्त चर्चा करना है, तो थोड़ा सा कुछ आपको यहां पर डेटा का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। और उन आंकड़ों का सहारा लेते हुए आप वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे, है ना, वैश्वीकरण को समझाएंगे, वैश्वीकरण को आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का क्या कारण क्या है, वैश्वीकरण संक्षिप्त में आपने चर्चा करनी है ना, वैश्वीकरण पर संक्षिप्त में चर्चा। तो वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है, कारण किस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, या ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए क्यों, वर्तमान परिदृश्य में ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हो रहे हैं, या लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये थोड़ा बहुत आपका 8-10 पॉइंट्स में आप चर्चा कर लीजिए आप इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने शब्दों में है, 200 वर्ड्स में है क्वेश्चन ये, ठीक, यानी 12 नंबर में। अब आ जाएं आप इस क्वेश्चन के मेन बॉडी का एक तो सेगमेंट ये हो गया। मेन बॉडी का दूसरा सेगमेंट है भारतीय समाज पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब पूछ रहा है भारतीय समाज पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन, तो आप ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट बताएंगे भारतीय समाज पर प्रभाव किसका,
ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। अब आपसे चूंकि उसने कहा है समालोचनात्मक मूल्यांकन, तो जब प्रभाव पूछे कि भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपसे समालोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहे हैं, तो आप सकारात्मक प्रभाव बताइए, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट, ठीक, 5 to 6 पॉइंट्स, 5 to 6 पॉइंट्स, राइट। उसके अलावा आप उसके बाद फिर क्या बताएं, उसके नकारात्मक प्रभाव में आपको कम से कम 5 to 6 पॉइंट्स बताने होंगे। जब आप नेगेटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट बताओगे, और यहां इंपैक्ट बताते वक्त अगर आप डेटा बेस्ड अगर कोई बात बता सको आप, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब जब आप डेटा बेस्ड कोई बात बताते हो तो आपका आंसर क्या होता है, बहुत ऑथेंटिक हो जाता है, आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक हो जाता है। तो इस तरीके से करते हुए फिर यहां पर आपको इसके बाद बताना होगा यहां पर निष्कर्ष। तो समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, तो यानी आपको पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। जब क्रिटिकली इवैल्यूएशन की बात आती है तो पॉजिटिव इंपैक्ट बताने के साथ साथ आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी बताने पड़ते हैं कि साहब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये समस्याएं भी आ रही हैं। भारतीय समाज का एक सेगमेंट ये है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रभावित हुआ। भारतीय समाज में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो अभी तक हथकरघा उद्योग में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग बहुत ज्यादा होता था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो वाला मार्केट बहुत इंपैक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ा है ना। तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होंगे। तो जब आपसे समालोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए बोले, तो आप आंसर में जब निष्कर्ष जब लिखोगे तो इसको थोड़ा सा यहां पर बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी आपको। समझ में आ रही बात क्या? यस और नो? क्लियर है बात क्या? तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। तो अब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए कोई फिक्स्ड तो कंक्लूजन है नहीं, हर क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप निष्कर्ष लिखते हो। अब जैसे मान लो ज्योग्राफी में ही कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई चलो हिमालय, भारत का भौतिक विभाजन, या हिमालय से कोई क्वेश्चन आ गया है ना, कि हिमालय का वर्गीकरण करना है और उसके साथ साथ हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताना है ना। वर्गीकरण कैसे, पहले वर्गीकरण या उत्पत्ति, या पूछा पहले कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद फिर उसका वर्गीकरण। तो जब आप हिमालय की उत्पत्ति बताओगे तो उत्पत्ति पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन ये है कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार सिद्धांत, ठीक है, और यह हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके बाद उसका वर्गीकरण। तो उत्पत्ति में आप टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बता दीजिए। और ज्योग्राफी में विशेष रूप से याद रखना है कि आपको डायग्राम जरूर बनाना है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और ये टेक्टोनिक सिद्धांत। और जब भी आप ये बताओ तो जब टेक्टोनिक सिद्धांत बता रहे हो गया तो आपको इधर भारतीय प्लेट, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको, चूंकि आंसर तो आपको पता ही है इसका, मैं सिर्फ बता रहा हूं तरीका क्या होना चाहिए। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपको डायग्राम बताना पड़ेगा कि ये सर ये देखो, ये यहां पर इंडियन प्लेट है और जो ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है और इधर लद्दाख वाले रीजन में जाकर ये उससे टकरा गई। क्लियर? जब इधर भूसन्नति वाला सिद्धांत बता रहे हो तो आपको इधर पर ये क्या बताना पड़ेगा, ये भूसन्नति बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है अग्रदेश है, क्रेटाजेन या क्रेटाजोन है, ठीक है। यहां पर क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स है। ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स है। यहां से कंप्रेशन लग रहा है, यहां से कंप्रेशन लग रहा है, जिसकी वजह से यहां पर क्या आया, फोल्ड आया। आप बताओगे इसमें नीचे क्या है, ये टेथिस भूसन्नति है, टेथिस भूसन्नति, ये बताएंगे आप इसमें। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आए तो शब्दों से ज्यादा आप डायग्राम के माध्यम से अपनी बात को एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। और अब उसने पूछा है आपसे कि इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण बता दीजिए आप कि हिमालय का जो वर्गीकरण है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए कि भाई हिमालय का वर्गीकरण कैसे, हिमालय का मुख्य रूप से जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, फॉर्मेशन है ना। ये बना दो आप डायग्राम और यहां पर फिर बता दो आपकी ये सर ये हमारा पूरा ये हमारा ट्रांस हिमालय है। अब फिर इसके बाद नीचे आप यहां पर अपना वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक के बारे में बता दो। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में बता दो। लिख दो यहां पर वृहद है सर ये, फिर उसके बाद सर ये मध्य हिमालय है और सबसे नीचे इसके बाद ये क्या है, यहां पर शिवालिक है। ये लिखना पड़ेगा आपको यहां पर। समझ में आई बात क्या?
और उसके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट्स आप लिख के अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप कि क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो मुख्य बात क्या है, सबसे पहले जब भी मुख्य परीक्षा में आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझो, डिकोड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, और आखिरी में जो एक्सटेंशन जो लगा हुआ है, समालोचनात्मक मूल्यांकन या टिप्पणी करें या आलोचनात्मक वर्णन करें या कुछ भी ऐसा एक्सटेंशन लगा हो, तो उस एक्सटेंशन पर जरूर ध्यान जाना चाहिए आपका। कई लोग क्या होते हैं, एक्सटेंशन पे क्या लगा हुआ है उस पर ध्यान ही नहीं देते। लिखा होता है समालोचनात्मक मूल्यांकन वर्णन कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या समीक्षा कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, और आप लोग क्या कर देते हो, सीधा सीधा वर्णन करके चले आते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है एटलीस्ट देखो, उसको एक बार समझो। सो ऑलवेज डिकोड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। आप देखो कि इस प्रश्न में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, उतने पार्ट्स में आप क्वेश्चन को डिवाइड कर लो आप, और उसी हिसाब से क्वेश्चन की बॉडी रेडी हो गई, क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आपका आंसर फ्रेम हो गया, लिखना शुरू कर दीजिए। डायग्राम ज्योग्राफी है तो डायग्राम मैंडेटरी है बनाना, या सोसाइटी भी है तो कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाइए। जब मान लो यूपी के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आता है, तब बताओ कि यूपी में सीमा सुरक्षा के कहां मामले हैं, या भारत में सीमा सुरक्षा का मामला आता है, तुरंत आप भारत का मैप बनाओ, और भारत का मैप बना के आप तुरंत बताओ कि सीमा सुरक्षा के क्या क्या मसले हैं, भारत कहां पर सीमा सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। आप बताओ, इधर कश्मीर वाले रीजन में है, इधर तुम्हारा डोकलाम विवाद है, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला विवाद है, इधर हमारा गुजरात वाले क्षेत्र पर विवाद है पाकिस्तान के साथ, है ना। तो ये आपको मतलब देखो, क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का है, लेकिन डायग्राम वहां पर भी बना सकते हो आप। जितना ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन होगा आपकी कॉपी में, आपको नंबर उतने ही ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 8 मिनट का समय होता है आपके पास 200 शब्दों का आंसर लिखने के लिए, 8 से 10 मिनट का, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। और आप सोचो कि 200 शब्द 8 से 10 मिनट में लिखना कितना चैलेंजिंग है। तो पहली चीज़ तो, जो अभी तक भी जो पैराग्राफ फॉर पूरे आंसर को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखकर ख़त्म कर रहे हैं, वो तो बंद कर दो आप। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। पॉइंट्स में लिख लो, पैराग्राफ बनाओ, फिर पॉइंट्स लिखो, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ बना के फिर पॉइंट्स में लिखो, या फिर आप डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को आप फ्लो डायग्राम बनाओ और उस फ्लो डायग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग स्किल्स को और बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक अगर आपने उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहे 90% डिस्काउंट का लाभ अभी तक भी नहीं लिया है, तो दोस्तों ये आखिरी दिन है, याद रखिएगा, डिस्काउंट का ये आज आखिरी दिन है, इसका अभी लाभ सुनिश्चित करिए। क्योंकि उत्कर्ष एप्लीकेशन पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अलावा अदर स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो इस डिस्काउंट का लाभ लेने का आज आखिरी दिन है, ठीक है। उत्कर्ष की सभी डेडिकेटेड फैकल्टीज के द्वारा ये सारे कोर्सेज तैयार किए जाते हैं, राइट, जिसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और बहुत शानदार और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर अफोर्डेबल रेट पर अपनी तैयारी को आप नई दिशा देना चाहते हैं और यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी प्रिपरेशन को और शानदार बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल फॉर सच कोर्स, राइट। So today is the last day. Do not miss the opportunity. If you really want to get success in your life, if you really want to crack this exam, UPSC or UPPCS or other state civil services exam, this is the right time. So enroll yourself. Description box में लिंक दिया होगा, वहां पर क्लिक करके आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। आई होप मैंने जो आपको ये आंसर राइटिंग की एक स्ट्रैटेजी बताई है संक्षिप्त में, ये आपको समझ में आया होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड डिकोड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न की भाषा को डिकोड करें, देन उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।